अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे पिंपल्स यानी दानों के बारे में। इस वीडियो में हम डिटेल से इसके मैकेनिज़्म को डिस्कस करेंगे कि ये होते कैसे, ये दाने बनते कैसे, इसके वजूहात क्या-क्या होते हैं, इसके लिए रिस्क फैक्टर्स कौन से होते हैं, इसको हमने ट्रीट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट लेते हैं इसके नॉर्मल मैकेनिज़्म से और नॉर्मल स्किन कंपोनेंट से। जो हमारे पास नॉर्मल स्किन होती है, उसमें हेयर्स होते हैं, सही है? तो जिस तरह आपको बाहर से हेयर्स दिखते हैं ना, बाल हमारी स्किन पे ऊपर से बाल आए हुए होते हैं। तो ये बाल की जड़ें नीचे स्किन के अंदर होती है, ठीक है? तो इसकी जड़ों के साथ कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं, और इसके साइड्स पे ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम स्वेट ग्लैंड कहते हैं, ठीक है? तो जो स्वेट ग्लैंड है वो हमारे पास पसीना को बनाता है और वो पसीना बाहर आता है। जो हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड है वो ऑयली सेक्रीशंस को बनाता है, सही है? ये तो नॉर्मली ऐसे ही सेक्रीशंस बनते हैं, सेबेशियस ग्लैंड ऑयली बनाता है और स्वेट ग्लैंड स्वेट बनाता है। ये तो नॉर्मली ऐसा बनता रहता है। फिर इसका जो सिक्रीशन है सेबेशियस ग्लैंड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सिक्रीशन डिपेंडेंट है हार्मोन लेवल पे। मतलब जब हमारी बॉडी में हार्मोन के लेवल के चेंजेस आएंगे, हार्मोन कभी बढ़ेगा कभी कम होगा, तो उसके साथ साथ सेबेशियस के सिक्रीशंस भी कभी बढ़ेंगे कभी कम होंगे, सही है? तो इसको हम डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। तो पिंपल हमारे पास अब बनते कैसे, अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? बनते ऐसे कि जब हमारे पास बॉडी में हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं, सही है? जिस तरह ये जवानी में ज़्यादातर होता है, जब बच्चे जवान हो जाते हैं ना, चाहे वो लड़के हो या लड़कियाँ हो, जब जवान हो जाते हैं तो उनके जिस्म में हार्मोन्स की तब्दीली आ जाती है और जिस्म में हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, ठीक है? जब हार्मोन्स बढ़ जाते हैं तो उसके साथ हार्मोन के साथ ये सेबेशियस ग्लैंड की सिक्रीशन भी ज़्यादा हो जाती है, सही है? जब सिक्रीशन ज़्यादा होगी तो वहाँ पे बाहर निकलने के लिए रास्ते इतने नहीं है जितना ये पीछे से बन रहा है, ठीक है? तो ये वहाँ पे जमा होगा, ये सिक्रीशन जितनी भी होगी, ये सिक्रीशन जमा होगी, ठीक है? और मेडिसिन में एक ही उसूल है, जहाँ पे मतलब चीज़ रुकेगी, मतलब जहाँ पे स्टेसिस होगी, वहाँ पे इन्फेक्शंस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्योंकि ये वो एक जगह पे जमा हो जाता है और बाहर निकल नहीं सकता, तो वहाँ इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। जब इन्फेक्शन हो जाता है तो वो बाहर की जो ओपनिंग होती है ना हेयर फॉलिकल्स के साथ, जहाँ पे ये सिक्रीशन बाहर आते हैं स्किन की तरफ, तो वो भी बंद हो जाते हैं। तो फिर सिक्रीशन अंदर ही जमा हो जाते हैं और उसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो उसमें पीप बन जाते हैं। तो जब पीप बन जाता है तो ये हमारे स्किन में दानों की शक्ल पे नमूदार हो जाते हैं। तो ये इस तरह बनते हैं, सही है? तो दाने हमारे जिस्म में इस तरह निकलते हैं, ये स्टेप वाइज़ प्रोसेस होते हैं। अच्छा, तो इससे ये साबित होता है कि जहाँ पे हेयर फॉलिकल्स नहीं होंगे, वहाँ पे दाने निकलने के चांसेस भी कम होंगे, सही है? इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं निकलेंगे, निकलेंगे लेकिन तो इतने नहीं निकलेंगे जितने जहाँ पे हेयर्स होते हैं वहाँ पे निकलते हैं, क्योंकि सेबेशियस ग्लैंड अक्सर हेयर फॉलिकल्स के साथ होते हैं। इतने कम, बहुत कम जगहों पे ऐसे थोड़े बहुत होते हैं, ज़्यादातर ये हेयर फॉलिकल्स के साथ अटैच होते हैं। तो जहाँ पे भी स्किन के वो हिस्सा जहाँ पे बाल ज़्यादा होते हैं वहाँ पे दाने निकलने के चांसेस ज़्यादा होंगे, जहाँ पे बाल कम होंगे वहाँ पे दाने कम निकलेंगे, सही है? तो हमारे जिस्म में जितनी भी हिस्से, जैसे कि हमारी नाक है, हमारे कान है, ये हमारे हथेलियाँ है, सही है? हमारी स्काल्प है जिसको हम खोपड़ी कहते हैं, खोपड़ी की जो स्किन होती है वो, वहाँ पे हमारे पास ये वो नहीं होते, वहाँ पे हमारे पास ये सेबेशियस ग्लैंड यूजुअली एब्सेंट होते हैं ना, तो जहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड नहीं होंगे वहाँ पे ये दानों के निकलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी के, ये दाने निकलते कैसे, सही है? अच्छा, अब इसके काजेज़ क्या है? अब ये क्यों निकल जाते हैं, ठीक है? तो होता क्या है, होता ये कि जो सबसे मेन काज इसका है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस किसी को क्यों होगा? जब कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज़्यादा करेगा तो इंसुलिन इंसुलिन हमारे पास हर वक्त बॉडी में ज़्यादा रहेगा और उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी, और जब वो डेवलप हो जाए तो उसकी वजह से ये पिंपल्स ज़्यादातर हो सकते हैं, सही है? तो सबसे मेन काज इसकी है इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है? इसकी जो दूसरी काज है वो है हार्मोन जब इंक्रीज़ हो जाए, जितने भी हमारे हार्मोन है, एंड्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, जब ये सारे हार्मोन्स इंक्रीज़ हो जाते हैं तो उसके साथ सिक्रीशन भी बढ़ जाते हैं। और जैसा कि हमने पढ़ा कि सिक्रीशन जब बढ़ेंगे तो वहाँ पे स्टेसिस होगी, वहाँ पे सिक्रीशन जमा होंगे और उसमें इन्फेक्शन होगी और फिर वहाँ से दाने बन जाएंगे। तो हार्मोन जब इंक्रीज़ होंगे तो उसी के साथ ये दाने निकल आते हैं, सही है? जब किसी को स्ट्रेस ज़्यादा होगा, सही है? तो स्ट्रेस के साथ भी कार्टिसोल इंक्रीज़ होता है और कार्टिसोल हमारे पास एंड्रोजन को बढ़ाता है, सही है? तो वहाँ पे भी ये सिक्रीशन बढ़ेंगे और दाने बनेंगे। जब स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो भी दाने ज़्यादा बनेंगे, सही है? इसके अलावा जब किसी का पेट बहुत बड़ा हुआ हो, जब पेट बहुत बड़ा हो तो उसमें भी दाने बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारे पास जितनी भी फैट सेल होते हैं ना, जहाँ पे फैट जमा होता है, तो फैट्स में हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसको हम एरोमेटेज कहते हैं, और एरोमेटेज का काम ये होता है कि वो टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? और एस्ट्रोजन फिर वहाँ पे काम कर लेता है कि वहाँ पे सिक्रीशंस बढ़ाता है और फिर वो जमा हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है और दानों की शक्ल में स्किन पे नमूदार हो जाता है, ठीक है? तो जिसका पेट बड़ा हुआ हो उसमें दाने बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी को फैटी लिवर हो जाए, मतलब उसके लिवर की चर्बी ज़्यादा हो जाए, तो उसमें भी एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा, और एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा तो उसके साथ दाने बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अच्छा, अगर कोई हमारे पास मिल्क ले रहा हो, सही है? जितनी भी गाय वगैरह के दूध है ना, इसके साथ बदन में एस्ट्रोजन बढ़ जाता है।
तो अगर एस्ट्रोजन बढ़ता है तो ज़ाहिर बात है, अभी हमने पढ़ा कि एस्ट्रोजन जब बढ़ेगा तो उसके साथ दाना बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये तो उसके काजेज़ हो गए। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स है, कुछ कॉमन गलतियाँ जो लोग करते हैं दानों को ठीक करने के लिए या जिसकी वजह से दाने हो जाते हैं, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। ये लोग जो डिटर्जेंट वगैरह लगाते हैं ना, जहाँ पे साबुन लगाते हैं, डिफरेंट वो फेस वॉशेज़ लगाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ जिस्म पे लगाते हैं ना, तो ये असल में वो लोग तो सोच रहे होंगे कि इनको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन दरहकीकत उनको नुकसान होता है। नुकसान कैसे होता है कि जितनी भी हमारी स्किन जहाँ पे भी होती है उसमें हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं ना, नॉर्मली कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, इसको हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। सही है, तो हमारे दोस्त बैक्टीरिया है वो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जब वो बैक्टीरिया वहाँ पे होंगे तो बाहर से जो हमारे लिए नुकसानदेह बैक्टीरिया होंगे वो अंदर नहीं आ सकते। ये वाले बैक्टीरिया जो हमारे दोस्त बैक्टीरिया हमारे स्किन के ऊपर, ये उनको रोकते हैं। सही है, तो अब अगर आप फ्रिक्वेंटली ऐसे डिटर्जेंट वगैरह को यूज़ करोगे जिसकी वजह से हमारे दोस्त बैक्टीरिया मरेंगे, तो सारी बात है वहाँ पे फिर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे दोस्त बैक्टीरिया तो है नहीं। तो ऊपर वाले जितनी भी हमारे लिए नुकसानदेह बैक्टीरिया है वो आएंगे और हमारे जिस्म में अंदर स्किन को क्रॉस करके घुसेंगे तो इन्फेक्शन काज करेंगे। सही है, तो इसलिए ये जो डिटर्जेंट वगैरह यूज़ होते हैं ना, ये दर हकीकत हमारे जिस्म में खराबी पैदा करती है। ये हमारे दोस्त बैक्टीरिया को मार देते हैं और नुकसानदेह बैक्टीरिया को ये प्रमोट कर देता है, तो हमारे जिस्म में इन्फेक्शन बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये एक कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग करते हैं, इसको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। तो इसकी ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, बस आपने कुछ मॉडिफिकेशन करनी है अपने डाइट्स में, अपने डेली रूटीन में, तो इंशाल्लाह ये फिर कभी नहीं आएंगे। क्या करना है, सबसे पहले जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको अवॉइड करना है, ठीक है। दूध, दही, पनीर, ये सब अवॉइड करना है, सिर्फ मक्खन और घी को ले सकते हैं। सही है, इसके अलावा जितनी भी दूध के कंपोनेंट्स होते हैं उन सबको छोड़ देना है। सही है, इसके अलावा एक ऐसी डाइट लेनी है जिसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट सबसे कम कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन उसमें मॉडरेट क्वांटिटी में हो और फैट्स उसमें ज़्यादा हो। सिंपल अल्फाज में मतलब ये कि कीटो डाइट की तरफ आना चाहिए। जब कीटो डाइट लोगे तो उससे हमारी स्किन सेहतमंद रहेगी, स्किन पे जो बाल है वो भी सेहतमंद आएंगे और दाने बनने के चांसेस कम होंगे। इसके अलावा जिसे हमने कागज़ में पढ़ा कि स्ट्रेस के साथ कार्टिसोल बढ़ता है, कार्टिसोल की वजह से फिर ये इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो हमने स्ट्रेस लेवल को कम करना होगा, जब स्ट्रेस लेवल कम होगा तो कार्टिसोल नीचे आएगा, इन्फेक्शन बनने के चांसेस कम होंगे। चौथी चीज़, अच्छी क्वालिटी की स्लीप लेनी, क्योंकि स्लीप के साथ भी स्ट्रेस कंट्रोल हो जाते हैं और ये हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से सिक्रीशन कम हो गए। जब सिक्रीशंस कम होंगे तो दाने बनने के चांसेस कम होंगे। सही है, अच्छा, इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल जितनी भी हमारे पास सब्जियां है, सब्जी को ज़्यादा लेना है। क्रूसिफरस वेजिटेबल्स को लेना है, जैसे कि गोभी है, बंद गोभी है, ब्रोकली है। सही है, इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लेना है और ऑर्गेनिक फूड पे तवज्जो देना चाहिए। जितनी भी हमारे पास मतलब जितना भी फूड लेना है तो ऑर्गेनिक लेना है, कुदरती चीज़ें लेनी है। ये पिज़्ज़ा, बर्गर, शावरमा, ये सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। इनकी वजह से बदन में इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है जिसकी वजह से फिर पिंपल्स बनने के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं। लिहाजा आपने अगर इसको अवॉइड करना है, इन चीज़ से ख़ुद को छुड़ाना है, तो अपने डाइट में और अपने डेली रूटीन में तब्दीली लाजमी करना है। और इस आखिर में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है वो है एक्सरसाइज, कि आपने हर हाल में एक्सरसाइज करना है ताकि इंसुलिन रेजिस्टेंस आप में ना हो, मोटापा ना हो, ये हार्मोनल बैलेंसेस ठीक हो जाए। जब ये सारे चेंजेस आएंगे जिसम में तो दाने बनने के चांसेस बिल्कुल कम होंगे। अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो समराइज़ में यही है, समरी में यही मैं बोलूँगा कि आपने डाइट को मॉडिफाई करना है, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है। सही है, खुराक में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा खानी है, प्रोसेस्ड फूड और जो बाहर बेकरी वाली चीज़ें होती है उनको अवॉइड कर देना है। सबसे ज़्यादा लेनी है दूध से बने हुए प्रोडक्ट को छोड़ देने से वह मक्खन और घी के, और अपनी स्किन को गैर ज़रूरी साबुन और फेस वॉश वगैरह से नहीं धोना, क्योंकि इससे हमारे दोस्त बैक्टीरिया मर जाते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट पिंपल्स।